इस चैप्टर में इंटरप्रिटेशन के चैप्टर में ओवरऑल जो कंसेप्ट दिए गए हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ रेलिवेंट टर्म्स, कुछ टर्म्स को, कुछ वर्ड को डिफाइन किया गया है, लाइक स्टेट्यू की मीनिंग, इंटरप्रिटेशन की मीनिंग, डॉक्यूमेंट की मीनिंग, इंस्ट्रूमेंट की मीनिंग, ये सभी वर्ड, कुछ बेसिक वर्ड डिफाइन किए गए हैं जो कि एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्यों इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक जर्नल कंसेप्ट दिया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। थर्ड कंसेप्ट इज द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। देयर इज टू रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, फर्स्ट इज द प्राइमरी रूल और सेकेंड इज द सेकेंडरी रूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक रूल एग्जाम में जनरली इंस्टीट्यूट पूछती है, प्राइमरी रूल एंड सेकेंडरी रूल। प्राइमरी रूल में 5 रूल कवर होंगे, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, बेनिफिशियल रूल, हिडन रूल, मिसचीफ रूल और परपोजिव रूल, रूल ऑफ एडजस्टेम जनरिस एंड एक्सेप्शनल रूल। एंड सेकेंडरी रूल में 3 टाइप के सेकेंडरी रूल हैं। उसके बाद नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ कंसेप्ट, ऐड टू द इंटरप्रिटेशन, मतलब जब भी लॉ को इंटरप्रिटेट करेंगे तो अपन इन सभी कंपोनेंट का यूज करेंगे। देयर इज 2 कंपोनेंट, फर्स्ट इज द इंटरनल ऐड एंड सेकेंड इज द एक्सटर्नल ऐड। एंड फिफ्थ कंसेप्ट इज द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड एंड डॉक्यूमेंट। दैट मीन्स जब भी अपन कोई डीड, लाइक लीज डीड हो गई, पार्टनरशिप डीड हो गई, तो ऑनरशिप डीड हो गई, टाइटल डीड हो गई, तो इस डीड को अपन को कैसे इंटरप्रिटेट करना है, इसके कुछ बेसिक रूल्स दिए गए, बेसिक प्रिंसिपल दिए गए, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले अपन एड ऑफ इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करते हैं रिवीजन के लिए। देयर इज 2 एड ऑफ इंटरप्रिटेशन, फर्स्ट इज द इंटरनल एड एंड सेकेंड इज द एक्सटर्नल एड। जब भी कोर्ट किसी भी लॉ की इंटरप्रिटेशन निकालती है तो वेरियस एलिमेंट का यूज करती है इंटरप्रिटेशन करने के लिए। These elements are called the internal aid of the interpretation. In another words, internal aid are the those which are found within the text of the statute. मतलब जो लॉ के अंदर के पार्ट है, लॉ के जो पार्ट है जिससे लॉ मिलकर बना है, जिन कंपोनेंट से, दैट्स ए कॉल्ड इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरनल एड में फर्स्ट component, first aid of the interpretation is the internal aid is the title, second is the preamble, third is the heading or chapter note, fourth is the marginal note, fifth is the definition clause जिसको अपन interpretation clause भी बोलते हैं, fifth is the illustration, sixth is the proviso, seventh is the explanation, eighth is the schedule and last is the read the statute as a whole. So there is 9 internal aid of the interpretation, 9 component which should be considered while the interpretation of the statute. The first one is the title of the statute. Title means name of the enactment, name of statute. Title may be long or may be the short. Long title describe the statute, whereas short title identify the statute. लॉन्ग टाइटल को लॉ का पार्ट माना जाता है, देयरफॉर शुड बी कंसीडर फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेट्यूट, उसको लॉ की इंटरप्रिटेशन के लिए यूज करना चाहिए। बट शॉर्ट टाइटल नॉट ए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द स्टेट्यूट, उसे लॉ की इंटरप्रिटेशन के लिए उसका कोई यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल ऑफ द शॉर्ट टाइटल लाइक कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सभी एग्जाम्पल है शॉर्ट टाइटल के। एंड लॉन्ग टाइटल के एग्जाम्पल द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ब्रैकेट में प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट एक्ट 1951। इस टाइटल से ही इस एक्ट में क्या दिया गया अपन असर्टेन कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस एक्ट ऑथराइज एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू प्रैक्टिस इन एनी हाई कोर्ट। सो द टाइटल ऑफ द स्टेट्यूट इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्ट, may be referred for the purpose of ascertaining the general scope of the act, although it cannot override the clear meaning of the enactment. टाइटल कभी भी लॉ की क्लियर मीनिंग को ओवरराइड नहीं करता है। टाइटल कभी भी लॉ की
जर्नल मीनिंग क्लियर मीनिंग को ओवरराइड नहीं करता है। सेकंड इज द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द स्टेट्यूट। Preamble define the scope, object and purpose of the law more comprehensively than the title, long title. Preamble define करता है reason for making a statute and the evil which is sought to be remedied by the it. Preamble is a part of the enactment, then it should be considered for the interpretation. However, preamble does not override the plain provision of the act. Basically, preamble scope और object define करता है, बट प्रीएम्बल डज नॉट ओवरराइड द प्लेन लैंग्वेज ऑफ द इनेक्टमेंट। अगर लॉ की लैंग्वेज प्लेन है, क्लियर है, तो प्रीएम्बल का कोई रोल नहीं है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेट्यूट। और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी इंटरप्रिटेशन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो ट्राई टू राइट डाउन एटलीस्ट वन एग्जांपल या एनी केस लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी कंसेप्ट। लाइक टाइटल के बारे में अपन ने एक एग्जांपल किया, लॉन्ग टाइटल का एग्जांपल, द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट कैन प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट एक्ट 1951। तो सिमिलरली हर में आपको एटलीस्ट वन एग्जांपल जरूर लिखना है एग्जाम में। तो प्रीएम्बल के बारे में एक एग्जांपल दिया गया है, यूज ऑफ द वर्ड मे इन सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 provide that a marriage may be solemnized, celebrated between the two Hindu, has been construed to be mandatory that both party to the marriage must be Hindu. It was held that marriage between the Christian male and a Hindu female is solemnized under the Hindu Marriage Act was the void. It was interpreted looking towards the preamble of the act, which say an act to amend and codify. Codify का मतलब arrange the law relating to marriage among the Hindu. भले ही लॉ में लिखा हुआ है, although law say that a marriage may be solemnized between the two Hindu, यहाँ पर मे वर्ड को अपन प्रीएम्बल से इंटरप्रेट करेंगे को कंपलसरी है कि ये एक्ट तभी अप्लीकेबल होगा जब जो मैरिज हो रही है वो बिटवीन दो हिंदू के बीच में होनी चाहिए। देयरफॉर इस एक्ट में अगर मैरिज क्रिश्चियन और हिंदू के बीच में अगर मैरिज हो रही है तो वो मैरिज इस एक्ट में वॉइड मानी जाएगी। थर्ड इंटरनल एड कंपोनेंट इज द हेडिंग एंड टाइटल ऑफ ए चैप्टर। जनरली सिमिलर ऑब्जेक्ट वाले जो सेक्शन होते हैं उसको ग्रुप कर दिया जाता है और उसको एक हेडिंग दे दी जाती है। सच हेडिंग इज कॉल्ड द चैप्टर नोट और हेडिंग टाइटल ऑफ ए चैप्टर। तो in any act we could generally find that number of its section applicable to any particular object, same object वाले are grouped together in the form of chapter prefixed by the heading और title, और उसकी heading दे दी जाती है title। बट इसके बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है रिगार्डिंग यूज के बारे में। कुछ ऑथर ये बोलते हैं कि हेडिंग और चैप्टर नोट इज नॉट ए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द स्टेट्यूट, देयरफॉर शुड नॉट बी कंसीडर फॉर द इंटरप्रिटेशन। बट सम ऑथर प्रोवाइड दैट कि हेडिंग और टाइटल का भी दैट मीन्स हेडिंग और चैप्टर नोट का भी यूज करना चाहिए फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेट्यूट इफ देयर इज ए एम्बिग्यूटी इन द लैंग्वेज ऑफ द इनेक्टमेंट। हाउएवर it may be noted that heading to one group of section cannot be used to interpret another group of section। मतलब एक ग्रुप की जो हेडिंग है वो अनदर ग्रुप ऑफ सेक्शन के लिए इंटरप्रिटेशन के लिए यूज नहीं की जा सकती। नेक्स्ट इज द मार्जिनल नोट, वेरी इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल नोट मींस दोज नोट विच आर अपीयर इन द मार्जिन ऑफ द स्टेट्यूट। जो ये लॉ है इसके मार्जिन में कुछ नोट्स लिखे जाते हैं। मार्जिनल नोट नथिंग बट द टाइटल टू द सेक्शन इन द ओरिजिनल एक्ट। When the act was passed, they are printed in the margin. They hence are called the marginal note. But जब प्राइवेट पब्लिशर उसे बुक्स फॉर्म में पब्लिश करते हैं, they are printed at the top of the section itself. It give a indication what exactly was a mischief was intended to the remedy. मतलब ये बताता है कि क्या कमियां थी जिसको दूर करने के लिए ये सेक्शन बनाया गया। Although there is a difference of opinion regarding use of marginal note, that means कुछ व्यू ये है कि मार्जिनल नोट को यूज नहीं करना चाहिए फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेक्शन। एक इंपॉर्टेंट केस लॉ जरूर आपको कोट करना है एग्जाम में, सीआईटी वर्सेस अहमद भाई, उमर भाई एंड कंपनी। इट वाज डिक्लेयर दैट मार्जिनल नोट इन ए इंडियन स्टेट्यूट कैन नॉट बी रिफर फॉर द कंस्ट्रूइंग द स्टेट्यूट
तो मार्जिनल नोट को यूज नहीं करना चाहिए फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेट्यू. However, marginal note appended to the article of the Constitution having a forming part of the Constitution therefore should be used in the construing the article. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में जो मार्जिनल नोट दिए गए हैं वो आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, फॉर्मिंग पार्ट, देयरफॉर शुड बी कंसीडर फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल्स. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन क्लॉज. मोस्ट आईएमपी. In every statute there is a certain there is an interpretation clause और definition. हर लॉ में आपको डेफिनेशन क्लॉज मिलेगी. नॉर्मली सेक्शन 2 में वर्ड को डिफाइन किया जाता है. इट कंटेन द डेफिनेशन ऑफ वेरियस वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज इन द बॉडी ऑफ द स्टेट्यू. डेफिनेशन क्लॉज में वेरियस वर्ड की डेफिनेशन दी जाती है. एंड व्हेन ए वर्ड और पैरा इज डिफाइंड इन सच ए क्लॉज द इंटरप्रेटर इज बाउंड टू The interpreter is bound to interpret the word strictly as per the definition given in the act unless there is anything contrary in the context. तो जब भी अगर डेफिनेशन क्लॉज में अगर कोई वर्ड डिफाइन कर दिया गया है तो स्ट्रिक्टली अपने को मीनिंग उसी मैनर में देनी है जिस मैनर में डिफाइन किया गया है, अनलेस देयर इज ए कॉन्ट्रेरी. अगर कुछ कॉन्ट्रेरी दिया हो तो कोर्ट कैन नॉट इग्नोर द स्टेचुटरी डेफिनेशन, देयरफॉर कैन नॉट ट्राई टू फाइंड आउट सम डिफरेंट मीनिंग, सम डिफरेंट इंटरप्रिटेशन. डेफिनेशन क्लॉज के दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं. टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड यूज इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ ए स्टेट्यू एंड इट हेल्प टू रेस्ट्रिक्ट द ऑर्डिनरी मीनिंग गिवन टू ए पर्टिकुलर वर्ड. तो इट प्रोवाइड ए की टू द मीनिंग ऑफ द सर्टेन वर्ड एंड इट प्रोवाइड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड यूज इन द डिफरेंट सेक्शन. अगर एक वर्ड डिफरेंट सेक्शन में यूज हुआ है तो उस वर्ड को बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तो ये रिपीटेशन को अवॉइड करता है एंड टू रेस्ट्रिक्ट द ऑर्डिनरी मीनिंग टू गिवन टू द पर्टिकुलर वर्ड. और उसकी अब ऑर्डिनरी मीनिंग नहीं ली जाएगी, उसकी वही मीनिंग ली जाएगी जो डेफिनेशन क्लॉज में डिफाइन किया गया है. डेफिनेशन तीन टाइप की होती है, रेस्ट्रिक्टिव एंड एक्सटेंसिव डेफिनेशन, एम्बिगियस डेफिनेशन एंड there is two type of definition, restrictive and extensive definition and ambiguous definition. Restrictive and extensive definition, that means definition restrictive भी हो सकती है और extensive भी हो सकती है. अगर मीन्स वर्ड यूज किया गया है डेफिनेशन क्लॉज में तो ये माना जाएगा कि डेफिनेशन इज रेस्ट्रिक्टिव और एग्जॉस्टिव है. बट अगर वर्ड इंक्लूड वर्ड यूज हुआ है डेफिनेशन में तो ये माना जाएगा कि डेफिनेशन इज द एक्सटेंसिव. और अगर मीन्स एंड इंक्लूड वर्ड यूज हुआ है, मीन्स भी है साथ में इंक्लूड भी है, तो भी ये माना जाएगा कि डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव मतलब रेस्ट्रिक्टिव है. इफ द वर्ड टू अप्लाई टू एंड इंक्लूड देन इट शैल बी ट्रीटेड एज एक्सटेंसिव डेफिनेशन. ये माना जाएगा कि डेफिनेशन एक्सटेंसिव है. डीम टू इंक्लूड वर्ड यूज हुआ है तो उसे एक्सटेंसिव डेफिनेशन माना जाएगा. और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं डेफिनेशन क्लॉज के कम से कम. लाइक मीन्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 कंपनी को डिफाइन किया गया. कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ. इंक्लूड का डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 12 सबसेक्शन 11 बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स और पेपर. एंड मीन्स एंड इंक्लूड लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर को डिफाइन किया गया है. मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स एंड इंक्लूड. Next is the second ambiguous definition. Sometimes definition itself be ambiguous. In such case, it may be interpreted looking towards the other provision of the act and having regard to the ordinary meaning of the word defined. तो अपने को उस वर्ड की डेफिनेशन देखनी है लॉ के अदर प्रोविजन को कंसीडर करते हुए और साथ में ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड उसको भी देखना है. सच टाइप ऑफ डेफिनेशन नॉट टू बी रीड आइसोलेटेड. मतलब उस वर्ड की जो डेफिनेशन है ना उसको अपन केवल डेफिनेशन क्लॉज से मीनिंग नहीं निकालनी है. इट मस्ट बी रीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैरा विच इट डिफाइन. मतलब उसको अपने को पैरा के साथ उसकी जिस पैरा में वो वर्ड यूज हुआ है उस पैरा को कंसीडर करते हुए उसकी मीनिंग निकालनी है. तो जब भी एम्बिगियस डेफिनेशन दी गई हो तो अपने को दो चीज कंसीडर करना है. फर्स्ट चीज ये देखना है कि किस पैरा के साथ वो वर्ड यूज हुआ है. सेकंड अपने को एक्ट के प्रोविजन को ध्यान में देखते हुए मीनिंग निकालनी है. एंड फर्दर अपने को ऑर्डिनरी मीनिंग को भी कंसीडर करना है, उसकी जो जनरल मीनिंग है उस वर्ड की. नेक्स्ट इज द इलस्ट्रेशन. सम टाइम लॉ में इलस्ट्रेशन दिए रहते हैं सेक्शन के नीचे. इलस्ट्रेशन को लेकिन लॉ का फॉर्मिंग पार्ट नहीं दिया माना जाता है. इट इज नॉट ए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द स्टेट्यू. It play a limited role in the interpretation.
इट कैन नॉट एक्सपांड और कर्टेन द स्कोप ऑफ द सेक्शन। ये लॉ के स्कोप को न ही लिमिट करता है न ही एक्सटेंड करता है। तो इलस्ट्रेशन याद रखिएगा लॉ का फॉर्मिंग पार्ट नहीं होता है। इलस्ट्रेशन केवल लॉ के कंसेप्ट को क्लियरिटी प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है। एग्जांपल लाइक पुराने कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन 41C में इलस्ट्रेशन दिया गया था चैन होल्डिंग का कंसेप्ट, कि अगर ए बी की होल्डिंग है, बी सी की होल्डिंग है और सी डी की होल्डिंग है, तो ये माना जाएगा ए इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ बी एज वेल एज सी एज वेल एज डी। दैट्स ए चैन होल्डिंग कंसेप्ट डिफाइंड अंडर द इलस्ट्रेशन। Next, very important proviso. The main function of the proviso to accept something out of the enactment, exception provide करना, qualify करना। तो exception provide करता है, qualify करता है main law को। A proviso to a particular section carve out an exception, provide a exception to the main provision to which it has been enacted as a proviso टू नॉट अदर प्रोविजन। मतलब एक सेक्शन का प्रोविजो केवल उसी लॉ को ओवरराइड करेगा, उसी सेक्शन को एक्सेप्शन प्रोवाइड करेगा, किसी दूसरे सेक्शन को वो एक्सेप्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। कभी कभी लॉ में एक सेक्शन में एक्सप्लेनेशन ऐड किया जाता है टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द सेक्शन। जो उस सेक्शन में जो वर्ड यूज किए गए हैं उस वर्ड को क्लियरिटी प्रोवाइड करने के लिए। एन एक्सप्लेनेशन में बी एडेड टू इंक्लूड समथिंग विद इन द सेक्शन और टू एक्सक्लूड समथिंग फ्रॉम इट। मतलब एक्सप्लेनेशन ये बताता है कि उस वर्ड में क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है। एन एक्सप्लेनेशन शुड नॉर्मली बी रीड एज टू हार्मोनाइज विद एंड क्लियर अप एनी एम्बिग्यूटी इन द मेन सेक्शन। एक्सप्लेनेशन का मेन पर्पज यही रहता है कि कोई एम्बिग्यूटी अगर सेक्शन है में है, कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, उसको क्लियरिटी प्रोवाइड करना एंड टू हार्मोनाइज करना, रिकंसाइल करना सेक्शन को। एक इंपॉर्टेंट केस लॉ का रेफरेंस जरूर देना है, सुंदरम पिल्लाई वर्सेस पट्टाबीरामन फैजल अली। द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, कोर्ट ने यहां पर एक्सप्लेनेशन का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया कि क्यों एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। एक्सप्लेनेशन provide the explain the meaning and intention of the act provide a additional support to the object of the act to make it meaningful and the purposeful to suppress the mischief को दूर करना, कमियों को दूर करना, advance the object को अचीव करना, लॉ के ऑब्जेक्ट को अचीव करना and to clarify the vagueness, जो भी डाउटनेस है उसको क्लेरिफाई करना इन द मेन इनेक्टमेंट टू मेक इट कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्ट। तो वेगनेस को क्लेरिफाई करना। तो चार मेन ऑब्जेक्ट है एक्सप्लेनेशन क्लॉज के। पहला, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंटेंशन, प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, टू सप्रेस द मिसचीफ एंड टू क्लेरिफाई द वेगनेस इन द मेन इनेक्टमेंट टू मेक इट कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट। नेक्स्ट इज द शेड्यूल। Schedule is the forming part of the act, therefore must be read together with the act for all purpose of the construction और इंटरप्रिटेशन। शेड्यूल लॉ का फॉर्मिंग पार्ट होता है, देयरफॉर उसे अपने को लॉ के साथ जरूर रीड करना चाहिए। हाउएवर शेड्यूल कैन नॉट कंट्रोल और प्रीवेल ओवर द एक्सप्रेशन इन द इनेक्टमेंट। मतलब शेड्यूल कभी भी ओवरराइड नहीं करेगा लॉ को, लॉ हमेशा प्रीवेल करेगा। देयरफॉर इफ देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द शेड्यूल एंड इनेक्टमेंट, द इनेक्टमेंट शैल ऑलवेज प्रीवेल। मतलब लॉ हमेशा प्रीवेल करेगा। और लास्ट इज द रीड द स्टैट्यूट एज ए होल। It is basic principle that interpretation of या construction of statute to be made of all its part taken together, not of the only part, not of the one part only। तो अपने को पूरे पार्ट को कंसीडर करते हुए, पूरे लॉ को एक सिंगल कंसीडर करते हुए अपने को लॉ की मीनिंग निकालनी है। नॉट ए ओनली वन पार्ट को रीड करके आपको लॉ की मीनिंग नहीं निकालनी है। The deed must be read as a whole in order to ascertain the true meaning of the several clauses. The word of each clause should be interpreted so as bring them into the harmony with other provision. The same approach would apply to the act and rule also. तो अपने को सभी सेक्शन का इफेक्ट देने के बाद लॉ की फाइनल मीनिंग और कंक्लूजन निकालना है। For example, if one section of the act required notice should be given, then a verbal notice would be generally be sufficient. But if another section provide that notice should be served on the person or left with him or in a particular manner or place, मतलब अगर दूसरे सेक्शन में लिखा है कि नोटिस लेफ्ट होनी चाहिए, सर्व होनी चाहिए, तो इट वुड इंडिकेट दैट रिटर्न नोटिस
मस्ट बी कंपलसरी, मतलब रिटर्न नोटिस देना है, यहाँ पर वर्बल नोटिस वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो अपने को किसी एक सेक्शन को कंसीडर करते हुए लॉ की मीनिंग नहीं निकालनी है, अपने को पूरे लॉ को एक लॉ को पूरे लॉ को कंसीडर करते हुए लॉ की मीनिंग निकालनी है। नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन। एक्सटर्नल एड में फर्स्ट इज द हिस्टोरिकल सेटिंग, मतलब हिस्ट्री ऑफ द लॉ। सेकेंड, कंसोलिडेटेड स्टेट्यू एंड प्रीवियस लॉ। थर्ड इज द यूसेज। फोर्थ इज द अर्लियर एंड लेटर एक्ट एंड एनालगियस एक्ट। एंड फिफ्थ इज द डिक्शनरी मीनिंग एंड सिक्स इज द यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन। लास्ट के दो दो कंसेप्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, डिक्शनरी मीनिंग एंड द यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन। तो ये सिक्स एड है एक्सटर्नल एड ऑफ द इंटरप्रिटेशन। एक्सटर्नल एड बेसिकली क्या होता है, हर एक्ट के आने के पीछे कुछ रीजन होते हैं, बैकग्राउंड होता है, कुछ सर्कमस्टेंसेस उस समय ऐसी परिस्थितियां होती है जिसकी वजह से गवर्नमेंट या पार्लियामेंट एक्ट बनाती है या एक्ट अमेंड करती है। तो कोर्ट इन सभी सर्कमस्टेंसेस को, इन सभी बैकग्राउंड को, रीजन को कंसीडर करेगी लॉ की सही मीनिंग निकालने के लिए, ट्रू मीनिंग निकालने के लिए। तो एवरी इनेक्टमेंट हैज इट्स रीजन, इट्स बैकग्राउंड एंड सर्कमस्टेंसेस प्रिवेलिंग एट द टाइम व्हेन द एक्ट वाज इनेक्टेड, और ये सभी हेल्प करते हैं लॉ की सही मीनिंग निकालने के लिए। द फर्स्ट इज द हिस्टोरिकल सेटिंग, मतलब हिस्ट्री बिहाइंड द लॉ। हर लॉ के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री रीजन होता है जिसकी वजह से लॉ पास होता है। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जिसकी वजह से गवर्नमेंट उस लॉ को नया लॉ पास करती है या पुराने लॉ को अमेंड करती। तो द हिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस विच लीड टू इनेक्टमेंट is the important in construing the any enactment. We have to take help from all those external or historical facts which are necessary to understanding the subject matter, scope and object of the enactment. हिस्ट्री दो हो सकती है, जर्नल और पार्लियामेंट हिस्ट्री। जर्नल मतलब कोई भी रीजन जिसकी वजह से गवर्नमेंट को वो लॉ पास करना पड़ा, और पार्लियामेंट हिस्ट्री मतलब जब पार्लियामेंट में जब लॉ पास हो रहा था, जब बिल पेश किया गया था, ड्राफ्ट बिल पेश किया गया था, तो अपोजिशन वालों ने कई ऑब्जेक्शन रेज किए होंगे, डिबेट्स हुए होंगे, कई लोगों ने अपनी रिकमेंडेशन दी होगी, सजेशन दी होगी उस लॉ को फाइनल बिल प्रिपेयर करने के लिए, फाइनल लॉ पास करने के लिए। तो जो जो रिकमेंडेशन, जो जो सजेशन आए, जो जो डिबेट्स रखे गए, जो जो ओपिनियन रखी गई, वो सभी कंसीडर किया जाएगा लॉ की मीनिंग निकालने के लिए। तो हिस्ट्री में भी जर्नल हिस्ट्री में भी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, और साथ में अपन एंशिएंट स्टेट्यू मतलब बहुत पुराने लॉ, जो 100 साल पुराने लॉ है, 200 साल पुराने लॉ, उनको भी यूज किया जाएगा फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेट्यू। सेकेंड इज द कंसोलिडेटिंग स्टेट्यू एंड प्रीवियस लॉ, मतलब जब भी पुराने लॉ को रिपील किया जाता है, कैंसिल किया जाता है और उसकी जगह नया लॉ पास होता है, तो प्रीएम्बल में लिखा जाता है एन एक्ट इज टू कंसोलिडेट द प्रीवियस लॉ। इस वर्ड का मतलब यह है कि ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि कोई नया लॉ नहीं है, लॉ सेम है, बस पुराने लॉ में जो डिफेक्ट था, जो कमियां थी, जो डेफिशिएंसी थी, उसको उसको सॉल्व कर दिया गया, उसको रेमेडिएट कर दिया गया है। तो इसका मतलब पुराने लॉ में जो जो केस लॉ पास हो चुके हैं, डिसीजन आ चुके हैं, पुराने लॉ में जो मीनिंग लॉ की निकाली जा चुकी है, वो कंटिन्यू यूज की जा सकती है अंडर द न्यू एक्ट। दैट्स ए यूजफुलनेस ऑफ द वर्ड कंसोलिडेटिंग स्टेट्यू। The preamble to many statutes contain the expression and act to consolidate the previous law. In such a case, court may presume that it is not intended to alter the law. They may solve the doubtful points in the statute with the aid of such presumptions. यूसेज का मतलब होता है प्रीवियस एक्ट डन अंडर द स्टेट्यू आर कॉल्ड द यूसेज। मतलब आज तक पब्लिक में, यूसेज का मतलब कस्टम, आज तक क्या कस्टम फॉलो कर रहे हैं पब्लिक, वही कस्टम कंटिन्यू कोर्ट भी अडॉप्ट करेगी। तो प्रीवियस एक्ट डन अंडर द स्टेट्यू इज कॉल्ड द यूसेस। यूसेस इज आल्सो सम टाइम टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कंस्ट्रिंग द स्टेट्यू। It is well known that where the meaning of language in the statute is doubtful, uses, that means how that language has been interpreted and acted over a long period by the public, may determine its true meaning.
तो यूसेस का यूज किया जा सकता है टू डिटरमाइन द ट्रू मीनिंग। यूसेस का मतलब हाउ द लैंग्वेज, हाउ द लॉ हैज बीन इंटरप्रेटेड एंड एक्टेड अपॉन द ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय द पब्लिक। नॉर्मली कोर्ट यूसेस को चेंज नहीं करती है, यूसेस को चेंज नहीं करती है अनलेस देयर आर एक्सप्रेस रीजन फॉर डूइंग सो। तो जो कस्टम चले आ रहा है कोर्ट भी उसी को फॉलो करेगी। जनरली कोर्ट कस्टम को चेंज करने की कोशिश नहीं करती। नेक्स्ट इज द अर्लियर एक्ट, पुराने लॉ, लेटर एक्ट मतलब नया लॉ, और एनालॉगस एक्ट मतलब सिमिलर टाइम में अगर दो एक्ट पास हुए हैं, दो लॉ, तो उसका यूज करना लॉ की मीनिंग निकालने के लिए। दैट मीन्स एक्सपोजिशन मतलब मीनिंग ऑफ वन एक्ट बाय लैंग्वेज ऑफ अनदर, यानी एक एक्ट की मीनिंग निकालना दूसरे एक्ट की लैंग्वेज को कंसीडर करते हुए, दूसरे एक्ट का यूज करते हुए फर्स्ट एक्ट की मीनिंग निकालना। इसमें 5 कंसेप्ट दिए गए हैं। फर्स्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ टू एक्ट, मतलब कंस्ट्रक्शन का मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ टू एक्ट। इफ टू एक्ट आर टू बी रीड टुगेदर, अगर दो एक्ट को मैं आपको दे देता हूं और बोलता हूं कि दोनों को रीड करके आपको मीनिंग निकालनी है, तो आपको दोनों को एक सिंगल एक्ट मान लेना। आपको यह मानना है कि दो अलग अलग एक्ट नहीं है, एक कंपोजिट सिंगल एक्ट है। लेकिन अगर दोनों एक्ट में कोई इनकंसिस्टेंसी मिलती है, कॉन्फ्लिक्ट मिलता है, डिस्क्रिपेंसी मिलती है, कमी मिलती है, देन द लेटर एक्ट वुड मॉडिफाई द अर्लियर एक्ट। तो जो लेटर एक्ट, जो लेटेस्ट लॉ है, वो अर्लियर लॉ को ओवरराइड करेगा। सेकेंड, इनकॉर्पोरेशन ऑफ पार्ट ऑफ एन एक्ट इनटू द अनदर एक्ट, मतलब एक एक्ट है, पुराना एक्स एक्ट है, उसका एक सेक्शन किसी नए एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ है। तो इस केस में नए एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ है ना एक सेक्शन पुराने लॉ का, उस एक सेक्शन की मीनिंग निकालने के लिए अपने को पुराना लॉ पूरा रीड करना पड़ेगा। केवल पुराने लॉ का एक सेक्शन रीड नहीं करना है, पुराना लॉ पूरा रीड करना है, वो टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ ओनली वन सेक्शन, इवन ओनली वन सेक्शन इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम द ओल्ड लॉ। तो वेयर ए सिंगल सेक्शन ऑफ वन एक्ट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द अनदर एक्ट, एक सिंगल सेक्शन अगर नए एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ है, इट मस्ट बी रीड इन द सेंस वेयर इट इज बोर इन द ओरिजिनल एक्ट। मतलब उस सेक्शन की जो नए एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ है, पुराना सेक्शन, उसकी वही मीनिंग निकाली जाएगी जो पुराने एक्ट में अपन आज तक जिस सेंस में अपन उसकी मीनिंग निकाल रहे थे। Consequently, it is legitimate to refer all of the rest of original act to ascertain what that section means, though one section alone has been incorporated in the new act. तो इसके लिए अपने को पुराने एक्ट के पूरे सेक्शन कंसीडर करने पड़ेंगे to find out the to ascertain the meaning of the such section. ऑल्दो केवल भले ही एक ही सेक्शन इनकॉर्पोरेट हुआ है पुराने एक्ट का, लेकिन अपने को पुराने एक्ट को पूरा रीड करना पड़ेगा टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ दैट सेक्शन। दैट्स ए incorporation of part of the act into another act. थर्ड इज द कंसोलिडेट एक्ट, ये अपन पढ़ चुके हैं कि अगर कोई पुराना लॉ रिपील हुआ है, उसकी जगह नया एक्ट आया है, तो ये वर्ड यूज होता है और इस वर्ड का ये प्रिजम्पशन निकाला जाता है कि कोई नया लॉ नहीं है, कोई नया लॉ नहीं है, ये पुराना लॉ ही है, इसमें बस जो डाउटफुल चीजें हैं उसको सॉल्व किया गया है। तो पुराने एक्ट में जो जो अपन इंटरप्रिटेशन, जो जो मीनिंग निकाल चुके हैं, उसको कंटिन्यू यूज कर सकते हैं टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द। नेक्स्ट इज द अर्लियर एक्ट एक्सप्लेन बाय द लेटर एक्ट। जब एक एक्ट रिप्लेस होता है नए एक्ट, पुराना एक्ट रिप्लेस हो गया और नया एक्ट आ गया, तो लेटर एक्ट में भी यूज टू इंटरप्रेटेट द अर्लियर। अगर अपने को पुराना एक्ट ही अभी पढ़ना है क्योंकि नया एक्ट अभी तक अप्लीकेबल नहीं हुआ है, तो लेटर एक्ट जो नया एक्ट आ गया है ना, उसका यूज किया जा सकता है टू इंटरप्रेटेट द अर्लियर एक्ट ओनली if both the act on the same line and a part of earlier act is ambiguous। लेकिन दोनों एक्ट जो होंगे, पुराना और नया, एक सेम लाइन का, सेम सब्जेक्ट मैटर का होना चाहिए, और पुराने एक्ट में क्या होनी चाहिए, एम्बिग्यूटी होनी चाहिए, तभी अपन नए एक्ट का यूज कर सकते हैं पुराने एक्ट की मीनिंग निकालने के लिए। और नेक्स्ट इज द रेफरेंस टू द रिपील एक्ट। रिपील एक्ट मतलब कभी कभी किसी एक्ट में, लाइक कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन है, अब सपोज इसमें से 20 सेक्शन को ना रिपील कर दिया गया। रिपील का मतलब वो ना अभी ऑपरेटिव नहीं है, वो अभी अप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब 450 सेक्शन ऑपरेटिव है और 20 सेक्शन नॉन ऑपरेटिव है। तो अभी भी अपन इन 20 सेक्शन की जो मीनिंग है उसका यूज कर सकते हैं
टू इंटरप्रेटेड द ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द स्टेट्यू, मतलब 450 सेक्शन में से कोई भी सेक्शन की मीनिंग निकालने के लिए अगर जरूरी है रिपील पार्ट का यूज करना, तो अपन रिपील पार्ट का यूज कर सकते हैं। इवन रिपील पार्ट इज नॉट इन ऑपरेटिव, वो ऑपरेटिव में नहीं है। तो वेयर ए पार्ट ऑफ ए एक्ट हैज बीन रिपील इट लूजेस इट्स ऑपरेटिव फोर्स, मतलब वो ऑपरेटिव नहीं है, वो रिपील कर दिया गया है, नॉट अप्लीकेबल कर दिया गया है। नेवरलेस, फिर भी सच ए रिपील पार्ट मे स्टिल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंस्ट्रूइंग द अनरिपील पार्ट। अनरिपील पार्ट की मीनिंग निकालने के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डिक्शनरी डेफिनेशन। First, we have to refer to the act to find out if any word or expression is defined. पहले अपने को यही देखना है कि कोई वर्ड और अगर एक्सप्रेशन लॉ में डिफाइन कर दिया गया है तो अपने को वही मीनिंग लेनी है जो वर्ड डिफाइन किया गया है, फॉर एग्जांपल सेक्शन 2 में। और अगर वो वर्ड नहीं डिफाइन किया गया है तो वी कैन रिफर द डिक्शनरी मीनिंग टू फाइंड आउट द जर्नल सेंस। अपन जर्नल मीनिंग निकालने के लिए डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी कभी डिक्शनरी में एक ही वर्ड की कई मीनिंग दी रहती है, इन सेलेक्टिंग वन आउट ऑफ द सेवरल मीनिंग ऑफ द वर्ड, डिक्शनरी में एक ही वर्ड की कई मीनिंग दी गई है, वी मस्ट ऑलवेज टेकन इनटू कंसीडरेशन द कंटेक्स्ट इन विच सच वर्ड हैज बीन यूज्ड, मतलब किस पैराग्राफ के साथ उसके आसपास के वर्ड क्या है उसको भी कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद अपन ना वर्ड की सही मीनिंग लेंगे, क्योंकि एक वर्ड की कई मीनिंग दी गई है डिक्शनरी में, तो अपने को सेलेक्ट करते समय ये अलर्ट रहना है कि किस पैराग्राफ के साथ वो वर्ड यूज हुआ है, कंटेक्स्ट इन विच इट हैज बीन यूज्ड। It is fundamental rule that meaning of the word and expression used in the act must take their color from the context in which they appear, मतलब किस पैराग्राफ के साथ वो वर्ड यूज हुआ है। फर्दर जुडिशियल डिसीजन लेंगे, अगर किसी कोर्ट ने किसी वर्ड को डिफाइन किया है जजमेंट में अपने डिसीजन में, तो अपने को उसको वेटेज ज्यादा देना है, फिर डिक्शनरी मीनिंग यूज नहीं करना। अगर किसी कोर्ट ने अगर वर्ड को डिफाइन किया अपने जजमेंट में अपने डिसीजन में, और अगर कोई वर्ड टेक्निकली डिफाइन कर दिया गया है तो अपने को उसकी टेक्निकल मीनिंग लेनी है। लाइक सेक्शन 2 में अगर वो वर्ड डिफाइन कर दिया गया है तो अपने को फिर टेक्निकल मीनिंग लेनी है, फिर डिक्शनरी मीनिंग का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन। फॉरेन कोर्ट के जो डिसीजन है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। अगर इंडियन कोर्ट और फॉरेन कोर्ट सेम जूरिस्प्रूडेंस सिस्टम है, मतलब जूरिस्प्रूडेंस का मतलब न्याय देने की, जस्टिस देने की जो प्रोसेस है वो सेम है, और लॉ भी सेम सब्जेक्ट मैटर में है। मतलब जो इंडिया में लॉ है वही लॉ फॉरेन में भी है, सेम सब्जेक्ट मैटर का लॉ है और सेम जूरिस्प्रूडेंस है, तो फॉरेन कोर्ट के जजमेंट का यूज किया जा सकता है फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेट्यू। तो फॉरेन डिसीजन ऑफ कंट्री फॉलोइंग द सेम सिस्टम ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एज आवर, जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस है सेम जूरिस्प्रूडेंस फॉरेन कोर्ट में भी है, एंड ऑन सेम लॉ के बारे में जो हमारे लॉ है, कैन बी यूज फॉर कॉन्स्ट्रूइंग द आवर ओन एक्ट। हाउएवर प्राइमा फेसी इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द लैंग्वेज, पर सबसे इंपॉर्टेंस दिया जाएगा लॉ की लैंग्वेज, जो इंडियन लॉ की लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट को। फर्दर अगर इंडियन डिसीजन, इंडियन कोर्ट का जजमेंट अवेलेबल है तो उसको ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। इन सच केस द रिफरेंस ऑफ फॉरेन डिसीजन मे बिकम अननेसेसरी। इस केस में अपन फॉरेन कोर्ट के डिसीजन का रेफरेंस नहीं लेंगे क्योंकि इंडियन कोर्ट के जजमेंट को अपन ज्यादा वेटेज प्रोवाइड करेंगे। दैट्स ए एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब अपन आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। देयर इज टू टाइप, प्राइमरी रूल एंड सेकेंडरी रूल। प्राइमरी रूल में फर्स्ट है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, सेकेंड रूल रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, थर्ड हार्मोनियस, फोर्थ बेनिफिशियल रूल जिसको अपन हेडन रूल भी बोलते हैं, मिसचिफ रूल भी बोलते हैं और परपोजिव रूल भी बोलते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शनल रूल्स, एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन और रूल ऑफ एजस जेम जनरिस। और सेकेंडरी रूल में यूसेस, इफेक्ट ऑफ यूसेस, दैट मीन्स कंटेम्परेनिया अथॉरिटी एंड एसोसिएट वर्ड, नॉइस्चर ए सॉसिस, और थर्ड था एक्सप्रेसियो यूनियस अल्टेरियस। ये तीन सेकेंडरी रूल थे। तो सबसे पहले आते हैं प्राइमरी रूल। फर्स्ट बेसिक फंडामेंटल रूल जिसे अपन बोलते हैं लिटरल रूल, लिटरल एजिस। इट इज ए बेसिक रूल, गोल्डन रूल फॉर, जब भी अपन लॉ को रीड करना है तो अपने को ये रूल फॉलो करना है। ये रूल ये बोलता है कि जो भी लॉ में वर्ड यूज किए गए हैं, सेंटेंस यूज किए गए हैं, उसकी आपको ऑर्डिनरी मीनिंग यूज करनी है, नेचुरल मीनिंग यूज करनी और ग्रामेटिकल मीनिंग यूज करनी। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक एग्जाम्पल जरूर लिख कर आइएगा कि कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन आया कि वेदर सेल ऑफ बेटर लीव
मतलब पान के पत्ते, was subject to cell tax. In this matter, the Supreme Court held that betel leaf could not be given the dictionary meaning. अपने को betel leaf की dictionary meaning use नहीं करनी है, technical meaning use नहीं करनी है, botanical meaning use नहीं करनी है. Where the ordinary and natural meaning is clear and unambiguous, therefore मतलब कि जब ordinary और natural meaning clear है ना, तो अपने को कहीं नहीं देखना है, फिर अपने को कोई botanical meaning हो गया, technical meaning हो गया, ये dictionary meaning ये यूज ही नहीं करनी. तो फाइनली कोर्ट ने डिसाइड किया कि सेल ऑफ बेटर लीव वाज लायबल टू सेल टैक्स. रामोतार वर्सेस असिस्टेंट सेल टैक्स ऑफिसर का ये केस लॉ था. लेकिन अगर किसी वर्ड को टेक्निकली डिफाइन कर दिया गया है, टेक्निकल नेचर, वेयर ए वर्ड एंड पैरा ऑफ टेक्निकल नेचर आर प्राइमा फेसी यूज, फिर अपने को टेक्निकल मीनिंग यूज करनी है. और अगर टेक्निकल मीनिंग अवेलेबल नहीं है, मतलब उसको वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, देन यूज इज द ऑर्डिनरी मोस्ट पॉपुलर मीनिंग, वो भी पॉपुलर मीनिंग यूज करनी. अगर किसी लॉ के लैंग्वेज की जो मीनिंग है वो प्लेन है, अनएम्बिगियस है, कोई डाउट नहीं है, ओनली वन मीनिंग, तो क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्यूट डज नॉट अराइज. मतलब आपको कंक्लूजन निकालने की जरूरत नहीं है, मीनिंग निकालने, क्योंकि लॉ इटसेल्फ स्पीक, लॉ खुद बोल रहा है, लॉ की लैंग्वेज एकदम क्लियर प्लेन है, अनएम्बिगियस है, तो क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्शन डज नॉट अराइज सिंस एक्ट इटसेल्फ स्पीक फॉर इटसेल्फ. जब भी लॉ की मीनिंग निकालनी है तो अपने को इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर कंसीडर करना है, और जब भी कोई वर्ड है जिसकी मीनिंग डिफाइन है, क्लियर है, तो अपने को उसी मैनर में उसकी मीनिंग निकालनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंस, भले ही उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो. सम टाइम जब अपन लॉ की मीनिंग निकालते हैं तो अपने को दो चॉइस आती है, एक वाइडर मीनिंग निकालना, एक नैरो मीनिंग निकालना. तो अपने को लॉ के इंटेंशन को कंसीडर करना है, ऑब्जेक्ट देखना है, और अगर लगता है कि लॉ का ऑब्जेक्ट फेल हो जाता है अगर अपन नैरो मीनिंग निकालने से, तो ऑलवेज टेक द वाइडर मीनिंग, हमेशा वाइडर मीनिंग लेनी है. तो अगर नैरो मीनिंग निकालने से लॉ इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर अचीव नहीं हो रहा है, लॉ का ऑब्जेक्ट अचीव नहीं हो रहा है, तो ऑलवेज टेक द वाइडर मीनिंग. फॉर एग्जांपल, जो आप कंपनी एक्ट में सेक्शन 102 पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, उसमें लिखा हुआ है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये फैक्ट डिस्क्लोज किया जाएगा, डिस्क्लोजर ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ द नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट फाइनेंशियल और अदरवाइज ऑफ ए डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ द कंपनी इज रिक्वायर. अगर किसी बिजनेस में डायरेक्टर और मैनेजर का अगर कोई भी नेचर ऑफ इंटरेस्ट है तो उसको डिस्क्लोज करना है. तो इसकी दो मीनिंग निकल रही है, केवल डायरेक्टर का इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है तो अपन इसको नैरो मीनिंग निकाल रहे हैं इसमें, और अगर डायरेक्टर का तो इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना ही है, प्लस उसके रिलेटिव का भी अगर उस बिजनेस में इंटरेस्ट है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, दैट्स ए कॉल्ड वाइडर मीनिंग. यहाँ पर इंटेंशन लेजिस्लेचर का यही है सेक्शन 102 में कि डायरेक्टर का चाहे डायरेक्ट इंटरेस्ट हो चाहे इनडायरेक्ट इंटरेस्ट, उसे डिस्क्लोज करना है. देयरफॉर अगर उस बिजनेस में डायरेक्टर के रिलेटिव का भी अगर इंटरेस्ट है तो उसके इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना है. यहाँ पर कोर्ट ने वाइडर मीनिंग निकाली. तो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन ये बोलता है कि लॉ की हमेशा अपने को ऑर्डिनरी मीनिंग, नेचुरल मीनिंग और ग्रामेटिकल मीनिंग निकालनी है. लेकिन अगर कभी कभी अपन ग्रामेटिकल मीनिंग लाइक इज, हैज, हैड, मे, सेल, इन सभी का वर्ड का यूज अगर अपन ग्रामेटिकल करते हैं तो कभी कभी लॉ के इंटेंशन से वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है. मतलब जो ग्रामेटिकल मीनिंग निकाल रहे हैं अपन एज पर ग्रामर, और एज पर जो लॉ का इंटेंशन से मीनिंग निकलनी चाहिए, उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इनकंसिस्टेंसी हो रही है लॉ के ऑब्जेक्ट से. तो इस केस में अपने को ग्रामेटिकल सेंस मॉडिफाई करना पड़ेगा. इस केस में अपने को ग्रामेटिकल सेंस, जो ग्रामेटिकल मीनिंग है उसको चेंज करनी पड़ेगी. तो देखिए लास्ट पैराग्राफ थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन इजी लैंग्वेज में किया हूं. इफ देयर इज ए इनकंसिस्टेंसी विथ एनी एक्सप्रेस इंटेंशन, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट, or it involve any absurd inconsistency, in such case grammatical sense मतलब grammatical meaning must be modify, extend मतलब modify, extend या abridge, मतलब तीनों की मीनिंग सेम है. ओनली टू अवॉइड सच इनकंसिस्टेंसी, नो बट नो फर्दर, और किसी दूसरे पर्पज के लिए नहीं करेंगे, केवल इसी पर्पज के लिए अपन ग्रामेटिकल सेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं और उसको एब्रिज तोड़ सकते हैं टू अवॉइड द सच इनकंसिस्टेंसी. सेकेंड रूल है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन या लॉजिकल कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं अपन, लॉजिकल कंस्ट्रक्शन. इसमें ये वर्ड याद रखिएगा, UTRES मैजिस. RES वर्ड से आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि रीजनेबल रूल है. वो एग्जाम में अगर RES वर्ड आ गया ना तो समझ आइएगा कि वो रीजनेबल रूल है या लॉजिकल कंस्ट्रक्शन.
अगर अपन लिटरल रूल फॉलो करते हैं और उससे जो कंक्लूजन, जो मीनिंग निकल रही है लॉ का जो कंक्लूजन निकल रहा है, लॉ की जो इंटरप्रिटेशन निकल रही है, वो सही नहीं निकल रही है, रीजनेबल मीनिंग नहीं निकल रही है, एब्सर्ड मीनिंग निकल रही है, गलत मीनिंग निकल रही है, तो इस केस में कोर्ट लिटरल मीनिंग को डिपार्ट कर देगी, लिटरल मीनिंग को फॉलो नहीं करेगी। और इस केस में कोर्ट लॉ की मीनिंग इस मैनर में निकालेगी जिससे हम लॉ के पर्पज को अचीव कर सके, इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर कैन अचीव। तो अगर लॉ की मीनिंग, लिटरल मीनिंग सही नहीं निकल रही है लिटरल रूल फॉलो करने के बाद, तो इस केस में कोर्ट रीजनेबल रूल अडॉप्ट करती है और इसमें रीजनेबल मीनिंग देती है टू द वर्ड यूज इन द स्टेट्यूट। तो so while interpreted a law, if two meaning are possible, one make the statute absolutely vague, meaningless, and other give certainty and a meaningful interpretation. In such case, later interpretation should be follow. तो अगर लॉ की इंटरप्रिटेशन से दो मीनिंग पॉसिबल है और फर्स्ट मीनिंग निकाल रहे हैं, तो लॉ की मीनिंग क्या निकल रही है, वेग और मीनिंगलेस, लेकिन अदर सेकेंड मीनिंग निकाल रहे हैं तो सर्टेन मीनिंग निकल रही है, पर्पजफुल मीनिंग निकल रही है, तो इस केस में अपन लेटर इंटरप्रिटेशन, लेटर मीनिंग फॉलो करेंगे। एक एग्जांपल जरूर लिखिएगा, एएल मुदालियर वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का, कि एमओए जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, शुड बी मस्ट बी रीड फेयरली, फेयरली मैनर में रीड करना है। फर्दर, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर ए ट्रांजेक्शन इज इंट्रा वायरस द ऑब्जेक्ट ऑफ ए कंपनी, क्या एक ट्रांजेक्शन इंट्रा वायरस है कि अल्ट्रा वायरस है, ये डिसाइड करने के लिए ऑब्जेक्ट क्लॉज शुड बी रीजनेबली कंस्ट्रूड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज, जो एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा, उसको अपने को रीजनेबली मीनिंग निकालनी है, रीजनेबल मीनिंग निकालनी है, नीदर विथ रिजिड, रिजिड का मतलब ना ही स्ट्रिक्ट मैनर में और ना ही लेक्सिटी, मतलब ना ही एकदम लिबरल मैनर में, तो ना ही रिजिड मैनर में, ना ही लेक्सिटी मैनर में, तो रीजनेबल मीनिंग अपने को निकालनी है। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन विल बी अडॉप्टेड इन अकॉर्डेंस विद पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट। रीजनेबल मीनिंग निकालने के लिए अपने लॉ की पॉलिसी देखनी है, लॉ के ऑब्जेक्ट को कंसीडर करना है। थर्ड रूल इज द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है कि अगर एक स्टेट्यूट, एक एक्ट में दो या दो से अधिक सेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है एक ही सब्जेक्ट मैटर में, मतलब एक ही एक्ट है, सपोज कंपनीज एक्ट है, इसके दो सेक्शन है, सेक्शन 5 और सेक्शन 8, ये दो सेक्शन में एक ही सब्जेक्ट मैटर, एक ही मैटर के बारे में कॉन्फ्लिक्टिंग अराइज हो रहा है, मतलब एक सेक्शन कुछ और बोल रहा है, दूसरा सेक्शन उसी मैटर के बारे में कुछ और लॉ बोल रहा है, तो दोनों सेक्शन में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो ये रूल अप्लाई होगा। और इस रूल में द कोर्ट शैल ट्राई टू read the law, interpret the law in such a manner that to give effect to all the section, मतलब लॉ को ऐसे रीड किया जाए जिससे दोनों सेक्शन को हम कंप्लायंस कर सके, दोनों सेक्शन का कंप्लायंस हो सके, दोनों सेक्शन को कंप्लायंस कर सके। बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल, अगर दोनों सेक्शन का कंप्लायंस पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकंसाइल ऑल द सेक्शन, इन सच केस लेटर सेक्शन विल प्रीवेल ओवर द अर्लियर वन, लेटर सेक्शन अर्लियर वन को ओवरराइड करेगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ये रूल कब एप्लीकेबल होता है। व्हेन टू और मोर सेक्शन इन सेम स्टेट्यूट आर कन्फ्लिक्टिंग विच ईच अदर, where there are in the enactment two or more provision which cannot be reconciled with each other, they should be interpreted so as to give effect to all of them, that is known as हार्मोनियस रूल। और इसमें एग्जांपल आपको याद रखना है, सेक्शन 33 एंड 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। सेक्शन 33 ये बोलता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट में नॉमिनेट, और सेकेंड एक कैंडिडेट खुद नॉमिनेट कर सकता है अपने को इलेक्शन के लिए, seeking election, whereas 123 provide that a government servant is not entitled to assist a candidate in election in any manner except by casting his vote। सेक्शन 123 बोलता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन को किसी भी मैनर में हेल्प नहीं कर सकता, एक्सेप्ट वो केवल अपना वोट दे सकता है इलेक्शन के समय, गवर्नमेंट सर्वेंट। Supreme Court observed that both these provisions should be harmoniously interpreted and held that a government servant was entitled to nominate, और second a candidate seeking election अपना नाम दे सकता है to the state legislature assembly। This harmony could be achieved only if section 123 of the act is interpreted as giving power to government servant voting as well as proposing and seconding a candidature and forbidding him from assisting। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट प्रपोज कर सकता है किसी पर्सन को कैंडिडेट फॉर इलेक्शन के लिए, दूसरा वो वोट दे सकता है, और किसी भी तरह की वो कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन को
हेल्प नहीं कर सकता, असिस्ट नहीं कर सकता। अगर इस मैनर में अपन रीड करें तो सेक्शन 33 का भी कंप्लायंस हो रहा है और सेक्शन 123 का भी कंप्लायंस हो रहा है। अगर इनकंसिस्टेंसी को दूर करना पॉसिबल नहीं है, मतलब उस दोनों सेक्शन को रिकंसाइल करना पॉसिबल नहीं है, तो प्रोविजन विच वाज इनेक्टेड और अमेंडेड लेटर इन द पॉइंट ऑफ टाइम मस्ट प्रिवेल ओवर द अर्लियर, मतलब जो लेटर सेक्शन है वो अर्लियर वन को ओवरराइड किया जाएगा। हार्मोनियस रूल तभी अप्लीकेबल होगा व्हेन रियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजन ऑफ एक्ट, जब रियल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ही हार्मोनियस रूल अप्लाई होगा। नेक्स्ट इज द रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, हिडन रूल और मिसचीफ रूल भी अपन इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, और परपोजिव रूल भी बोलते हैं, परपोजिव रूल। तो ये इस रूल के 4 नाम आपको याद रखने हैं, एमसीक्यू में ये आ सकता है। ये रूल कब अप्लीकेबल होता है? जब लॉ की लैंग्वेज को रीड करने के बाद आपको अगर उस लॉ की दो एक से अधिक मीनिंग निकल रही है, मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, देन दिस रूल शैल बी फॉलो। इसका मतलब लॉ की लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी है, कंफ्यूजन है, डाउटनेस है, क्योंकि दो अलग अलग मीनिंग निकल रही है। इस केस में अपन इस रूल को फॉलो करेंगे और इस रूल को अपन परपोजिव रूल भी बोलते हैं या मिसचीफ रूल भी बोलते हैं। एज पर दिस रूल फॉलोइंग 4 मैटर शुड बी कंसीडर वाइल कॉन्स्ट्रूइंग एन एक्ट, मतलब जब भी आप लॉ की मीनिंग निकालेंगे, बेनिफिशियल रूल जब अप्लाई करेंगे तो 4 मैटर कंसीडर करना है। व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के आने से पहले क्या लॉ था, पुराना लॉ क्या था। व्हाट वाज द मिसचीफ और डिफेक्ट फॉर विच द लॉ डिड नॉट प्रोवाइड, मतलब पुराने लॉ में क्या कमियां थी। व्हाट इज द रेमेडी दैट द एक्ट हैज बीन प्रोवाइडेड, मतलब पार्लियामेंट ने क्या रेमेडी, नए एक्ट में क्या सॉल्यूशन दिए पुराने लॉ के जो मिसचीफ थी उसको दूर करने के लिए। व्हाट इज द रीजन फॉर रेमेडी, ये 4 चीजें कंसीडर करने के बाद हम नए लॉ में जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर करके हम सही मीनिंग निकाल सकते हैं। दिस रूल डायरेक्ट द कोर्ट मस्ट अडॉप्ट द कंस्ट्रक्शन विच शैल सप्रेस द मिसचीफ, दूर करना मिसचीफ को, एंड एडवांस द रेमेडी। एग्जाम्पल वेयर ए स्टेट्यू रिक्वायर समथिंग टू बी डन, इसमें सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर कोई लॉ बोलता है कि ये काम किसी पर्सन को करना है तो ये सफिशिएंट कंप्लायंस माना जाएगा अगर वो काम खुद वो पर्सन करे या उसके बिहाफ में या उसकी अथॉरिटी में कोई दूसरा पर्सन करे। काम होना जरूरी है, करने वाला कोई भी हो, चाहे वो पर्सन खुद करे या वो किसी दूसरे को अथोराइज कर दे, अगर दूसरा पर्सन भी उसके बिहाफ में काम कर लेता है तो इस लॉ को उसको सफिशिएंट कंप्लायंस माना जाएगा। अनलेस अगर लॉ का इंटेंशन है पर्सनल एक्ट एलोन वाज इंटेंडेड, मतलब अगर लॉ में लिखा है कि पर्सनली अगर उस पर्सन को काम करना है तो फिर वो पर्सनली ही वर्क ही कंपलसरी होगा। एक इंपॉर्टेंट ये केस लॉ जरूर लिखिएगा, सीआईटी वर्सेस सोदरा देवी सुप्रीम कोर्ट का, कि हेडन रूल तभी अप्लीकेबल होगा जब लॉ की लैंग्वेज एम्बिगियस है और रीजनेबली केपेबल ऑफ मोर देन, मतलब लॉ की लैंग्वेज से एक से अधिक मीनिंग निकल रही है तभी अपने को ये रूल अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन 2 सब क्लॉज डी ऑफ प्राइस कंपटीशन एक्ट 1955, ये भी एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसमें कई कंफ्यूजन होते हैं। इस सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें ये लिखा हुआ है कि प्राइस कंपटीशन को डिफाइन किया गया है। प्राइस कंपटीशन मींस एनी कंपटीशन इन विच प्राइस आर ऑफर फॉर द, मतलब प्राइस दिया जाएगा फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एनी पजल based on the upon the building up arrangement combination permutation of letter word और figure, मतलब पजल में जो वर्ड या नंबर या फिर लेटर जो भी उसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन जो भी सही निकलेगा उसको अपन प्राइस ऑफर करेंगे। The issue is whether act apply to the competition which involves substantial skill and not in the nature of gambling, मतलब क्वेश्चन ये आया कि क्या इसमें वो भी कंपटीशन कवर होंगे क्या जिसमें सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ स्किल की जरूरत होती है और जो गैम्बलिंग नेचर का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रेफरिंग टू द प्रीवियस, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर देखिए हेडन रूल अप्लाई किया क्योंकि लैंग्वेज में डाउट आ रहा था, तो प्रीवियस लॉ कंसीडर किया, पुराना लॉ क्या था प्राइस कंपटीशन का, और टू द मिसचीफ दैट कंटिन्यू अंडर द दैट लॉ stated that having regard to the history of legislation the object and the wording of statute we are, और कोर्ट ने ऑब्जेक्ट देखा और पर्पस देखा और कोर्ट ने कंसीडर ओपिनियन दिया the competition which are sought to be controlled and regulated by the act are only those competition in which success does not depend on only सब्सटेंशियल डिग्री, मतलब इस कंपटीशन प्राइस कंपटीशन में केवल वही कंपटीशन कवर होंगे जिसमें सक्सेस नॉट डिपेंड ऑन द सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ स्किल, मतलब ऐसे कंपटीशन जिसमें सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ स्किल कवर है वो
वो कंपटीशन इस एक्ट में कवर नहीं होंगे। देयर आफ्टर फिफ्थ रूल, एक्सेप्शनल रूल। इसमें तीन चीजें हैं, कॉमन सेंस और एंड वर्ड का इंटरप्रिटेशन कैसे निकालना है, एंड थर्ड मे एंड सेल। तीन चीजें एक्सेप्शनल रूल में कंसीडर करनी है। फर्स्ट कॉमन सेंस, मतलब जब भी आप लॉ को रीड कर रहे हैं, कोई भी सेक्शन को, तो हर वर्ड का इफेक्ट देना है। हर वर्ड की मीनिंग का इफेक्ट देने के बाद आपको लॉ की मीनिंग निकालनी है। बट पर्टिकुलर किसी एक वर्ड का इफेक्ट देने से लॉ का मीनिंग एब्सर्ड हो जा रहा है, मीनिंगलेस मीनिंग निकल रही है, सही मीनिंग नहीं निकल रही है उस वर्ड का इफेक्ट देने से, तो अपने को उस वर्ड को ही एलिमिनेट कर देना चाहिए। उस वर्ड को वहां से हटा दो और बाकी पूरे वर्ड को फिर से रीड करके रखो, रीड करो और देखो लॉ की मीनिंग क्या निकल रही है। अगर सही मीनिंग निकल रही है तो अपने को वो वर्ड ही एलिमिनेट कर देना चाहिए उस सेक्शन से, जिससे हम इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर को अचीव कर सके। तो although full effect must be given to every word, but if no sensible meaning can be fixed to a word or para, और if the word defeat the real object of the enactment, it should be eliminated। मैंने ये बोला कि अगर कोई वर्ड की सही मीनिंग नहीं निकल रही है, गलत मीनिंग निकल रही है, तो उस वर्ड को आप एलिमिनेट कर दो। द वर्ड ऑफ स्टेट्यू मस्ट बी सो कॉन्स्टिट्यूट एज टू गिव ए सेंस, मतलब जो भी वर्ड की आप मीनिंग निकालोगे उसकी सेंसिबल मीनिंग आपको होनी चाहिए उस वर्ड की। इट इज बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल, इट इज बेटर फॉर ए थिंग टू हैव इफेक्ट देन टू मेक द वॉइड, मतलब ये सही रहेगा कि किसी चीज को, किसी लॉ को इफेक्ट दिया जाए, वैलिड किया जाए, रादर देन टू मेक द वॉइड। कंजक्टिव एंड डिसकंजक्टिव, मतलब और वर्ड होता है वो कंजक्टिव होता है, और डिसजंक्टिव का मतलब एंड वर्ड। कंजक्टिव का मतलब जुड़े हुए, एंड वर्ड को, एंड वर्ड अगर यूज हुआ है लॉ में तो उसको बोलते हैं कंजक्टिव। कलर कंपलसरी है दोनों चीज। एंड वर्ड अगर किसी दो वर्ड के बीच में यूज हुआ है तो उसे बोलते हैं कंजक्टिव। और का मतलब है डिसजंक्टिव, मतलब अल्टरनेटिव। दोनों में से कोई भी एक चीज अगर आप करते हैं तो वो वैलिड रहेगा। द वर्ड और इज नॉर्मली डिसजंक्टिव एंड इज द नॉर्मली कंजक्टिव। कभी कभी लॉ की सही मीनिंग निकालने के लिए, लॉ के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए और को एंड रीड किया जाएगा, एंड को और रीड किया जाएगा टू अचीव द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। इसका एक एग्जांपल जरूर लिखकर आइएगा। ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1920 बोलता है, एज पर सेक्शन 7, एनी पर्सन वो अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, और सॉलिसिट किसी दूसरे पर्सन को हेल्प करना टू कमिट एन ऑफेंस, और एड और अबेट, एंड वर्ड लिखा है, डज एनी एक्ट preparatory to the commission of offense। Here the word and is to be read as or, reading and as will result, मतलब अगर आप एंड वर्ड की मीनिंग एंड निकालेंगे तो इससे लॉ का रिजल्ट क्या है, अनइंटेंजिबल निकल रहा है, एब्सर्ड मीनिंग निकल रही है। देयरफॉर अपने को एंड वर्ड को यहाँ पर और रीड करना है। तो क्योंकि यहाँ पर ऑफेंस को डिफाइन किया गया है कि एनी पर्सन वो कमिट एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, या सॉलिसिट अंडर एनी अदर पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस, और एड और अबेट मतलब किसी को हेल्प करना, अबेट करना, प्रमोट करना ऑफेंस को, एंड वर्ड लिखा गया है, यानी कि क्यूमुलेटिव हो जाएगा, ऊपर के जो तीन है उसके साथ एंड वर्ड कर दिया गया है। यहाँ एंड को और रीड किया जाएगा। डज एनी प्रिपरेटरी टू द कमी, मतलब कोई भी ऐसा काम करना फॉर प्रिपरेशन ऑफ कमीशन, मतलब जो ऑफेंस करने के लिए जरूरी है, अगर वो भी करता है तो उसे ऑफेंस माना जाएगा। एंड लास्ट इज द मे एंड सेल वर्ड। अगर मे वर्ड लिखा है इसका मतलब प्रोविजन आर द डायरेक्टरी नॉट कंपलसरी, और सेल वर्ड लिखा है मतलब प्रोविजन आर मैंडेटरी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व, कंपलसरी आपको कंप्लायंस करना है। और अगर अगर मे वर्ड लिखा है इसका मतलब प्रोविजन आर डायरेक्टरी, इसका मतलब अगर आपने सब्सटेंशियल कंप्लायंस कर लिया तो भी उसे सफिशिएंट माना जाएगा। लेकिन कभी कभी लॉ के इंटेंशन को अचीव करने के लिए मे वर्ड को सेल और सेल वर्ड को मे रीड किया जाता है। नॉर्मली एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखिएगा, अगर किसी लॉ में पावर के साथ ड्यूटी दी गई है, याद रखना पावर के साथ ड्यूटी दी गई है, कपल, अगर कोई लॉ पावर देता है कपल्ड विद ड्यूटी के साथ, तो इस केस में हमेशा मे वर्ड को सेल रीड किया जाएगा। अगर उस लॉ में मे वर्ड यूज किया गया है तो उसे सेल वर्ड रीड किया जाएगा। तो मे वर्ड को सेल तब रीड किया जाता है जब किसी पर्सन को पावर दिया जाता है टू एक्सरसाइज सर्टेन ड्यूटीज, या व्हेन ड्यूटीज इम्पोज ऑन द पर्सन टू एक्सरसाइज द पावर,
In such case, the may word should be read as a shall. For example, when a order of government or statute confer मतलब give a power on the authority in discharge of a public duty, the word may shall be read as a shall. एक एग्जाम्पल जरूर कोट करिएगा. सेक्शन 6A सब सेक्शन 2 ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट प्रोवाइड दैट इफ सीज कमोडिटी मतलब कोई कमोडिटी है, कोई गुड्स है जिसको सीज कर लिया गया, इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डीके, देन कलेक्टर में डिस्पोज, यहां पर मे वर्ड लिखा है. कलेक्टर ने अगर कोई गुड्स को सीज कर लिया है जो नेचुरल डीके नेचर की है, कलेक्टर में डिस्पोज ऑफ द गुड्स. इन दिस केस मे वर्ड शुड बी रीड एज ए सेल. दैट मीन्स कलेक्टर सेल डिस्पोज ऑफ द गुड्स. देयर आफ्टर सेल, अगर किसी लॉ में सेल वर्ड यूज किया गया है तो इट इज प्रोविजन आर द मैंडेटरी. But looking into towards the intention of legislature, if the court find that it would give some absurd result, मतलब सेल वर्ड की मीनिंग निकालने से लॉ का रिजल्ट गलत निकल रहा है, एब्सर्ड रिजल्ट निकल रहा है, देन इट शुड बी इंटरप्रेटेड एज ए मे. तो इसको सेल को मे रीड किया जाएगा. जनरली गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर सेल वर्ड यूज किया जाता है तो इसको मे शुड बी रीड अनलेस देयर इज ए कॉन्ट्रेरी इंटेंशन. तो नॉर्मली अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सेल वर्ड यूज होता है, इट शुड बी रीड एज ए मे अनलेस देयर इज ए कॉन्ट्रेरी इंटेंशन. Hence, a provision in a criminal statute that the offender shall be punished as prescribed in the statute. In such case, government is not bound to punish him. तो अगर क्रिमिनल लॉ में गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफेंडर को पनिश करेगी, सेल पनिश, तो यहाँ पर सेल को मे रीड किया जाएगा. दैट मीन्स गवर्नमेंट को पावर है, चाहे तो वो पनिश भी कर सकती है, चाहे तो उसे नॉट टू पनिश या रिलीज कर सकती है. फॉर असर्टेनमेंट ऑफ ascertain the real intention of legislature, the court may consider the following thing. The nature and किस नेचर का एक्ट है, क्रिमिनल नेचर का है, सिविल नेचर का एक्ट है, नेचर एंड डिजाइन ऑफ द स्टेट्यूट. कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर हम मे को सेल पढ़ते हैं या सेल को मे पढ़ते हैं, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा. whether or not the statute provide any penalty if the provision in the question is not complied with. यानी कि अगर लॉ में लिखा है कि अगर नॉन कंप्लायंस होने से पेनल्टी लगेगी तो उस प्रोविजन को मैंडेटरी माना जाएगा, अदरवाइज उसे डायरेक्टरी यानी कि मे वर्ड रीड किया जाएगा. तो नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन वुड लीड टू पेनल्टी और नॉट. इफ द प्रोविजन इज क्वेश्चन इज नॉट कंप्लाइड विद, वेदर द कॉन्सिक्वेंस वुड बी इनसिग्निफिकेंट और सीरियस. मतलब अगर उस सेक्शन का नॉन कंप्लायंस होता है तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, क्या वो सीरियस होगा, क्या वो इनसिग्निफिकेंट है. और लास्ट इज द कि अगर मे को सेल पढ़ने से क्या ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर विल बी डिफीटेड और फर्दर मतलब अचीव हो रहा है या डिफीट हो रहा है इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर. तो ये सब चीजें कंसीडर करनी है टू असर्टेन द रियल इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. फिर लास्ट में वही चीज दिया कि अगर कोई पेनल्टी दी गई है लॉ में, अगर उस सेक्शन का नॉन कंप्लायंस होता है तो इस केस में प्रोविजन शुड बी टेकन एज मैंडेटरी, मतलब उस लॉ को मैंडेटरी माना जाएगा. नेक्स्ट लास्ट रूल ऑफ एजेसडेम जेनरिस. इट मीन्स सेम काइंड और स्पेसिस. ये वर्ड को याद रखिएगा, एमसीक्यू में इसी से क्वेश्चन आएगा, सेम काइंड और स्पेसिस. वेयर जर्नल वर्ड आर यूज अलॉन्ग विद द स्पेशल, अगर जर्नल वर्ड यूज किए गए हैं अलॉन्ग विद द स्पेसिफिक वर्ड, तो जर्नल वर्ड की मीनिंग, जर्नल वर्ड का कलर शैल बी टेकन फ्रॉम द स्पेसिफिक वर्ड यूज इन द इनएक्टमेंट. जर्नल वर्ड की मीनिंग स्पेसिफिक वर्ड से निकाली जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ वार, डिस्टर्बेंस और एनी अदर कॉज इज ए जर्नल वर्ड एंड वार एंड डिस्टर्बेंस इज द स्पेसिफिक वर्ड. द वर्ड एनी अदर कॉज वुड टेकन कलर फ्रॉम द अर्लियर वर्ड, दैट मीन्स वार और डिस्टर्बेंस. सेकेंड एग्जाम्पल बहुत इजी है. वेयर एन एक्ट परमिट द कीपिंग ऑफ डॉग, कैट्स, काउ, बुफेलो एंड एनी अदर एनिमल, द एक्सप्रेशन एनी अदर एनिमल दैट मीन्स जर्नल वर्ड है, वुड नॉट इंक्लूड द वाइल्ड एनिमल लाइक लायन, टाइगर्स, बट वुड मीन्स ओनली द डोमेस्टिक एनिमल लाइक द हॉर्स. क्योंकि आगे वाले जो वर्ड है वो केवल पेट एनिमल है, देयरफॉर अदर एनिमल में केवल पेट एनिमल ही इंक्लूड होंगे. ये 5 कंडीशन इस रूल को अप्लाई करने से पहले आपको चेक करनी है. देयर मस्ट बी इनुमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड पहले होने चाहिए. स्पेसिफिक वर्ड एक क्लास और कैटेगरी ऑफ वर्ड होने चाहिए, जैसे डॉग, बुफेलो, कैट, ये एक क्लास ऑफ कैटेगरी, ये पेट एनिमल के कैटेगरी के वर्ड हैं.
जर्नल वर्ड फॉलो द स्पेसिफिक वर्ड, और स्पेसिफिक वर्ड के बाद कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए, जर्नल वर्ड। एंड स्पेसिफिक वर्ड मस्ट नॉट एग्जॉस्ट द होल कैटेगरी, मतलब स्पेसिफिक वर्ड में ना पूरी सभी टाइप के पेट एनिमल इंक्लूड नहीं होने चाहिए, इलस्ट्रेटिव होने चाहिए, नॉट द एग्जॉस्टिव। जो स्पेसिफिक वर्ड है वो नॉट एग्जॉस्टिव नहीं होने चाहिए, इलस्ट्रेटिव होने चाहिए। एंड देयर इज नथिंग टू शो द वाइडर सेंस वाज इंटेंशन, मतलब जर्नल वर्ड की इंटेंशन नहीं है वाइडर सेंस, वाइडर मीनिंग निकालने की। जर्नल वर्ड की मीनिंग स्पेसिफिक वर्ड से ही निकालने की है। ये इंटेंशन है कि जर्नल वर्ड की मीनिंग देयर इज नथिंग टू शो दैट वाइड सेंस वाज इंटेंडेड, मतलब जर्नल वर्ड की वाइड मीनिंग नहीं निकालनी है। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन ओनली वी कैन यूज दिस रूल। और लास्ट पैराग्राफ आपको ये लिखना है कि ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट की इच्छा है कि ये रूल अप्लाई करना है कि नहीं करना है। फॉर एग्जांपल वाइंडिंग अप, कंपनीज एक्ट के वाइंडिंग अप चैप्टर में ग्राउंड दिए गए वाइंडिंग अप के, जिसमें 5 ग्राउंड दिए गए हैं। लास्ट ग्राउंड है जस्ट एंड इक्विटेबल, दैट मीन्स अदर ग्राउंड, ये जर्नल वर्ड है। तो जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज इन द वाइंडिंग अप पावर ऑफ द कोर्ट इज हेल्ड टू बी नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय द फर्स्ट 5 सिचुएशन इन विच द कंपनी में वाइंड अप। तो जो वाइंडिंग अप का लास्ट ग्राउंड है अदर ग्राउंड, और ऊपर में जो 5 ग्राउंड दिए गए हैं, टोटल 6 ग्राउंड है। तो अदर जो ग्राउंड है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, उसकी मीनिंग नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली द 5, मतलब इसके अलावा किसी अदर ग्राउंड के बेसिस, जो ऊपर में 5 ग्राउंड दिए गए हैं उसके अलावा किसी अदर ग्राउंड के बेसिस पर भी कोर्ट चाहे तो कंपनी का वाइंडिंग अप कर सकती है। इसका मतलब इस केस में कोर्ट ने ये रूल अप्लाई नहीं किया, रूल ऑफ एजस्टेम जनरिस। नेक्स्ट इज द अदर और सेकेंडरी रूल। देर इज 3 सेकेंडरी रूल। फर्स्ट एक्सप्रेसियो यूनियस एक्सक्लूजियो अल्टेरियस, सेकेंड नॉइसर ए सोसिस, दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ एसोसिएट वर्ड, और कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिसियो। फर्स्ट एक्सप्रेसियो यूनियस, मतलब अगर लॉ में एक्सप्रेसली अगर किसी वर्ड को किसी चीज को इंक्लूड किया गया एक्सप्रेसली, अगर वन थिंग हैज बीन इंक्लूडेड देन इट शैल बी डीम्ड दैट साइलेंटली all other thing in respect of same classes are silently excluded. That means this rule specify that expressly mention of one thing implied the exclusion of another. That means if 2 or more things belonging to particular class are mentioned, then other member of that class are silently excluded. मतलब अगर एक ही क्लास के 2 या 2 से अधिक वर्ड को इंक्लूड किया गया है तो ये माना जाएगा कि बाकी अदर उस क्लास से अदर वर्ड को क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। अदर मेंबर ऑफ दैट क्लास आर साइलेंटली एक्सक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल वेयर ए लॉ सीक टू रेगुलेट, लॉ बना रहे हैं, लॉ में एक लॉ दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में, एंड देन मेक ए प्रोविजन फॉर, उसके बाद केवल एक लैंड के बारे में लॉ दिया गया है without mentioning the building, then it may be interpreted that provision exclude the building from its operation. तो सेकेंड वाले लॉ में केवल लैंड वर्ड यूज किया है, देयरफॉर ये माना जाएगा कि बिल्डिंग को उस लॉ से एक्सक्लूड किया गया है। उसी तरह सेकेंड एग्जांपल, ए सब सेक्शन ऑफ सेंट्रल सेल टैक्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट डील विद टैक्स पेबल while the second part deal with the tax and penalty. It was held that first part of subsection was not applicable for penalty as the word penalty has expressly excluded in the first part. By expressly mentioning only the tax, it may be regarded as silently excluding penalty from its application. तो अगर सेंट्रल सेल टैक्स में 2 पार्ट है, एक पार्ट में टैक्स के बारे में प्रोविजन है, दूसरे में टैक्स एंड पेनल्टी, तो ये माना जाएगा कि फर्स्ट पार्ट में पेनल्टी के प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगे। नॉन अप्लीकेबिलिटी, ये रूल अप्लाई नहीं होता है अगर लॉ की लैंग्वेज क्या है, प्लेन और क्लियर है, तो इस केस में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। और सेकेंड, व्हेन द एक्सक्लूजन इज एक्सीडेंटल, मतलब लेजिस्लेचर ने बाय मिस्टेक ओमिशन हो गया उनको इंक्लूजन करना। Often the exclusion of a thing is result of inadvertence or accident. As such, where the draftman did not intend to exclude a particular thing, मतलब लेजिस्लेचर का इंटेंशन नहीं था कि उस वर्ड को, उस थिंग को एक्सक्लूड करना, लेकिन बाय मिस्टेक उनसे वो वर्ड इंक्लूड नहीं हो पाया, तो इस केस में अपन उस वर्ड को इंक्लूड करेंगे। इस केस में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो सिंपल सा ये रूल है, इसमें यही बोला गया कि एक्सप्रेसली मेंशन ऑफ वन थिंग इज साइलेंटली एक्सक्लूडेड द अदर क्लास ऑफ मेंबर या अदर थिंग related to the same class. Next, noisere sources, that means
एसोसिएट वर्ड, इस रूल का मतलब है कि अगर दो वर्ड एक दूसरे से एसोसिएट हैं तो फर्स्ट वर्ड की मीनिंग सेकेंड वर्ड से या सेकेंड वर्ड की मीनिंग फर्स्ट वर्ड से ली जाएगी. द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम इट एसोसिएट वर्ड. द मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज टू बी जज बाय द कंपनी इट कीप, मतलब जो उसके साथ अकम्पेन वर्ड है उससे उसकी मीनिंग निकाली जाएगी. इफ टू और मोर वर्ड विच आर केपेबल ऑफ एनालगियस, मतलब सिमिलर और पैरेलल, मतलब दो या दो से अधिक वर्ड जो कि सिमिलर और पैरेलल है, मीनिंग आर ग्रुप टुगेदर, दे शुड बी अंडरस्टूड इन कॉग्नेट सेंस. दैट मीन्स दे शुड टेक देयर कलर फ्रॉम ईच अदर, आर गिवन ए सिमिलर और रिलेटेड मीनिंग. तो अगर दोनों वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो दोनों वर्ड की मीनिंग जो है एक दूसरे से ली जाएगी, दोनों का कलर एक दूसरे से लिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इन कॉन्स्ट्रूइंग द वर्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉस्मेटिक, परफ्यूमरी एंड टॉयलेट गुड्स, द वर्ड परफ्यूमरी कैन रिफर टू सच आर्टिकल ऑफ परफ्यूमरी एज यूज इन द कॉस्मेटिक एंड टॉयलेट गुड्स. दस इज कैन नॉट इंक्लूड द कूलर परफ्यूम, धूप और अगरबत्ती. एक्सेप्शन दिया गया, ये रूल अप्लाई नहीं होगा. सेम वर्ड शैल बी गिवन द सेम मीनिंग इन द सेम स्टेट्यू एक्सेप्ट इन फॉलोइंग केस. When the word are used in different contexts, the word plant shall be given a different meaning when construing the term plant and machinery and the terms plant and tree. तो नॉर्मली एक वर्ड की पूरे स्टेट्यू में एक ही मीनिंग निकाली जाती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है. सेकेंड, when there is a sufficient reason to constitute a word in one part of a statute in different sense from that which it bear in other part of a statute, where the statute define a term or expression which apply only a particular section or part of a statute, such definition cannot extend to the other section or part. तो अगर लॉ में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इस वर्ड की मीनिंग केवल इसी सेक्शन के लिए अप्लाई होगी, स्पेसिफिकली ये मेंशन किया गया, तो इस केस में इस वर्ड की मीनिंग किसी दूसरे सेक्शन या दूसरे पार्ट, दूसरे चैप्टर के लिए अप्लाई नहीं होगी. एंड लास्ट रूल, कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो. इसका मतलब है यूसेस, पास्ट, पुराने एंशिएंट लॉ या पुरानी अथॉरिटी ने जो इंटरप्रिटेशन दी है, जो मीनिंग दी है, उसका कंटिन्यू यूज करना फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेट्यू. पास्ट अथॉरिटी ने या पास्ट लॉ में जो अभी तक इंटरप्रिटेशन या कस्टम यूसेस जो आज तक चले आ रहा है उसका यूज करना फॉर द पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेट्यू. This rule maxim shall apply only when the language of old law is ambiguous. मतलब पुराने लॉ पर अप्लीकेबल होता है ये रूल, जो बहुत पुराना लॉ है और उसकी लैंग्वेज क्या है, एम्बिगियस. यूसेस इन द पास्ट मतलब कस्टम. द मैक्सिम मतलब दिस रूल कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो मीन्स इंटरप्रिटेटिंग ए स्टेट्यू और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय रेफरेंस टू द एक्सपोजिशन, मतलब मीनिंग इट हैज बीन रिसीव फ्रॉम द कंटेम्पोरेनिया अथॉरिटी, मतलब पास अथॉरिटी के द्वारा जो मीनिंग दी गई है उस मीनिंग का यूज करना फॉर इंटरप्रिटेशन. When the language is ambiguous, अगर ओल्ड लॉ की लैंग्वेज एम्बिगियस है, द कोर्ट shall pay due regard to the interpretation that the language of the act has been received over a long period of time. That means uses, जो आज तक इंटरप्रिटेशन हम रिसीव करते आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू अप्लाई करना. Also must weightage shall be given to the interpretation adopted by department whose duty was to constitute and implement the said act. Like accordingly the circular, notification, press note issued by the administrative authority like Department of Company Affairs CBDT हो गया, shall be given due weightage for the interpretation of the statute. तो कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो का मतलब यूसेस, जो पास्ट में आज तक पास अथॉरिटी ने जो इंटरप्रिटेशन दी है उसका कंटिन्यू यूज करना, प्लस जो डिपार्टमेंटल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है लाइक सीबीडीटी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हो गया, इन्होंने जो नोटिफिकेशन सर्कुलर इशू किए हैं, प्रेस नोट इशू किए हैं, इसको भी वेटेज देना फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेट्यू. बट दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू द न्यू स्टेट्यू इन फर्स्ट फ्यू ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन. बट ये रूल अप्लाई नहीं होता नए लॉ पर फर्स्ट फ्यू ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन. नेक्स्ट कंसेप्ट, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ डीड एंड डॉक्यूमेंट, पार्टनरशिप डीड, लीज डीड, टाइटल डीड ऑफ द प्रॉपर्टी, उसको कैसे अपने को इंटरप्रेटेड, उसमें कैसे मीनिंग निकालनी है. तो फर्स्ट बेसिक फॉरमोस्ट रूल है, बेसिक फंडामेंटल रूल है कि अपने को डीड के उन सभी क्लॉजेस को इस मैनर में इंटरप्रेटेट करना है जो कि एक नॉर्मल रीजनेबल पर्सन वुड अंडरस्टैंड बाय द वर्ड यूज इन द डीड और डॉक्यूमेंट. मतलब अपने को कोई एक्सपर्ट बन के रीडिंग नहीं करनी, अपने को एक रीजनेबल पर्सन बन के रीडिंग करनी है.
सेकेंड कंसेप्ट ये दिया गया कि ये जरूरी नहीं है, इट इज इनएक्सपेडिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द टर्म्स ऑफ वन डीड बाय रेफरेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ अनदर डीड। जरूरी नहीं है कि दो डीड है आपके सामने, तो जरूरी नहीं है कि दूसरी डीड में जो आपने वर्ड की मीनिंग निकाली है वही वर्ड की मीनिंग आप फर्स्ट डीड में वही मीनिंग यूज करो, जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। फर्दर इट वाज एस्टेब्लिश दैट ये एक बेसिक रूल है कि सेम वर्ड्स कैन नॉट हैव टू डिफरेंट मीनिंग इन द सेम डीड। मतलब अगर एक वर्ड है तो उस डॉक्यूमेंट में उस वर्ड की सेम मीनिंग निकाली जाएगी पूरे उस डीड में, अनलेस द कंटेक्स्ट कंपेल द एडॉप्शन ऑफ दिस। मतलब अगर जो कंटेक्स्ट है, पैराग्राफ है, अगर वो बोलता है कि वो रिक्वायर करता है कि डिफरेंट मीनिंग निकालनी है तो फिर हम डिफरेंट मीनिंग निकालेंगे, अदरवाइज एक वर्ड की दो डिफरेंट मीनिंग नहीं निकाली जाएगी पूरे डॉक्यूमेंट में। थर्ड इज द, हमको डीड में जो भी वर्ड यूज किए हैं, पैराग्राफ यूज किया गया है, उसकी ऑर्डिनरी मीनिंग, नेचुरल मीनिंग निकालनी है और पूरे डॉक्यूमेंट को, पूरे डीड को एक डॉक्यूमेंट मानते हुए, एज ए वोल डॉक्यूमेंट मानते हुए रीड करना है। फर्दर डीड में अगर कभी कभी ऐसा होता है कि डीड में अपन वर्ड की या पैराग्राफ की या क्लॉज की वन सेंस में मीनिंग निकालते हैं, एक मैनर में वन सेंस में मीनिंग निकालते हैं, मतलब एक इस मैनर में अगर मीनिंग निकालते हैं तो पूरे क्लॉज का इफेक्ट होता है, मतलब सभी क्लॉज का इफेक्ट दिया जा रहा है। लेकिन अगर उस डीड की, उस क्लॉज की या उस वर्ड की अगर दूसरे सेंस में मीनिंग निकाल रहे हैं तो वन और मोर क्लॉज में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। तो इस केस में हमको डीड को उस मैनर में पढ़ना चाहिए जिससे कि सभी क्लॉज का क्या हो जाए, कंप्लायंस। कभी कभी डीड में वन और मोर क्लॉज के बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग क्रिएट हो जाता है, तो इस केस में हमें हार्मोनियस रूल अप्लाई करना है, मतलब डीड को ऐसे रीड करना है जिससे सभी क्लॉज का इफेक्ट हो जाए। बट अगर ये पॉसिबल नहीं हो रहा है तो याद रखिएगा अर्लियर क्लॉज प्रीवेल ओवर द लेटर क्लॉज, मतलब अर्लियर क्लॉज ओवरराइड करेगा किसके ऊपर, लेटर वन पर। सिमिलरली अगर डीड पार्ट में बनी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और एक पार्ट दूसरे पार्ट को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो पहले हमको हार्मोनाइज करना है, रिकंसाइल करना है। लेकिन अगर इट इज नॉट पॉसिबल देन द अर्लियर पार्ट विल प्रीवेल ओवर द लेटर पार्ट। दैट्स ए बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड एंड डॉक्यूमेंट। अब इस टॉपिक में लास्ट कंसेप्ट बचा है, इसके बाद इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिससे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट पेज में आपको मिलेगा स्टेट्यू की मीनिंग। स्टेट्यू का मतलब रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर, सोलमनी एक्सप्रेस अकॉर्डिंग टू द फॉर्म नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट इट द लॉ ऑफ द स्टेट। नॉर्मली एन एक्ट इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इज कॉल्ड द स्टेट्यू। अगर कोई भी पार्लियामेंट ने जो एक्ट इनेक्ट किया उसे अपन स्टेट्यू बोलते हैं। इट इंक्लूड द ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ये सभी स्टेट्यू में इंक्लूड होते हैं। डॉक्यूमेंट को सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और जर्नल क्लॉज एक्ट में भी डिफाइन किया गया है। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब। तो डॉक्यूमेंट का मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, figure or marks or by more than one of those means intend to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. और last important word is the instrument. Instrument means a legal document, formal legal document which create or confirm a right or record a fact, जो right create करता है या एक fact को record करता है। It is a formal writing of any kind, such an agreement, deed, chartered or record drawn up and executed in the technical form. It also means a formal legal document having legal effect either as creating liability or affording evidence of it. तो कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जिससे कि राइट और लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है या किसी मैटर को रिकॉर्ड किया जा रहा है, फैक्ट को रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो उसे अपन बोलेंगे डॉक्यूमेंट। डीड इज ए इंस्ट्रूमेंट इन द राइटिंग प्रोवाइडिंग टू इफेक्ट सम लीगल, जिसमें लीगल इफेक्ट दिया जाता है। सिंपली स्टेट डीड आर द इंस्ट्रूमेंट दो ऑल इंस्ट्रूमेंट में नॉट बी डीड, हाउएवर इन इंडिया देयर इज नो डिस्टिंक्शन सीम टू बी मेड बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड डीड। एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम लॉ की थ्रू क्लियर मीनिंग डिराइव करते हैं एंड इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर असर्टेन करते हैं, दैट्स ए कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पर अपना इंटरप्रिटेशन कंप्लीट हो जाता है और इसका वेटेज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसका वेटेज 10 से 12 मार्क्स का रहता है।
तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।